नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने का सोचा है कि जिससे जो है कॉम्प्रीहेंशन जो आते हैं सीसेट के एग्ज़ाम में, तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के समझने में कई लोगों को दिक्कत होती है। तो कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के समझने के साथ साथ जो हिंदी की आंसर राइटिंग होती है, तो हिंदी की आंसर राइटिंग के लिए भी आपके पास जो है हिंदी की अच्छी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, शब्दावली होनी चाहिए। तो अगर आपके पास हिंदी की अच्छी शब्दावली है तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो इसी हेतु जो है ये प्रयास शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है डेली एक आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा एटलीस्ट, क्योंकि अभ्यास का समय नहीं मिल पाता है अपने को पढ़ने का, और ऐसा नहीं कर पाते हम कि अलग से जो है समय निकाल के कर पाएँ, या फिर इतने सारे आयाम होते हैं परीक्षा की तैयारी के दौरान कि सारी चीज़ों को ध्यान में रख पाना और उनको एक साथ कर पाना ये थोड़ा संभव नहीं होता है। तो आपकी तैयारी में जो है एक छोटी सी भूमिका निभाने का ही प्रयास है। तो मैं जो हूँ एक अच्छे आर्टिकल आपको जो है पढ़ के सुनाऊँगा कुछ जिनकी शब्दावली अच्छी है। और वैसे ही आर्टिकल जो है मतलब हम ही इन्हें लिखे हुए हैं, मेरे ही लिखे हुए हैं। तो आप लोग बताइएगा अभी फीडबैक में कि आपकी राइटिंग के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी के लिए, ये दोनों ही चीज़ों के लिए मतलब काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आप जब फीडबैक में बताओगे तो फिर समझ में आएगा। अगर आप जो है बोलोगे कंटिन्यू रखने को तो फिर से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं। पर लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में ज़रूरत होती है। तो इससे क्या है कि जब आप ये इस तरह की कोई चीज़ सुनेंगे तो आपकी समझ भी धीरे धीरे बढ़ेगी और लिखने के आयाम भी बढ़ेंगे और सोचने के आयाम भी बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आदमी जैसा पढ़ता है वैसा ही फिर जो है सोचता है, और जो सोचता है वही लिखता है। तो इसलिए अपने सोचने और लिखने को ठीक करने के लिए अच्छी चीज़ों को पढ़ना और सुनना ज़रूरी होता है। तो उसी दिशा में जो है ये एक प्रयास है मेरी तरफ से। तो आज ये हमारा जो है ऐसा पहला वीडियो बनने जा रहा है। तो चलिए, छोटा सा ही आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम लोग धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे, देखिए जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं उन्हीं के परिणाम जो है सामूहिक रूप से बहुत बड़े आते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है जिन्हें पसंद आएगा या जो अपनी आंसर राइटिंग सुधारना चाहते होंगे, अपने वैचारिक आयामों को विस्तृत करना चाहते होंगे, तो वो लोग इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब लाभ मिले तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हैं, या फिर आप कोई सुधार करवाना चाहें इसमें या कुछ बदलाव चाहते हो तो वो भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज पहला आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी एंड राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम का, जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। ये विशेष तौर पे हिंदी मीडियम के छात्रों को लिखने में समस्या आती है। तो देखिए, मानव सभ्यता का वो पहला दिन जिसे इतिहासकारों ने साक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर पन्नों पर उकेरा और मनुष्य को अपने इतिहास की जानकारी मिलने का पहला स्रोत प्राप्त हुआ। पढ़ने पर पता चलता है कि हमारी सभ्यता अनगिनत उतार चढ़ावों से गुजरती हुई विविध संरचनात्मक परिवर्तनों की साक्षी बनी। मतलब जैसे कि देखिए, कभी जो है सभ्यता बहुत विकसित रही, फिर जो है किसी वजह से पतन हो गया, फिर ग्रामीण सभ्यता की ओर चले गए, फिर जो है धीरे धीरे आधुनिकता की ओर आए, फिर जो है हमने कई तरीके का साम्राज्य देखा, जैसे राजवंशों का शासन देखा, फिर धीरे धीरे गणतांत्रिक शासन देखा। तो इस तरीके से कई उतार चढ़ावों की साक्षी रही है और विविध संरचनात्मक परिवर्तनों की साक्षी बनी, और सदैव मनुष्य को कल्याणकारी रूप में आधुनिक बनाने का अनवरत प्रयास करती आई। चूँकि हम पृथ्वी के उस खंड के वासी हैं जहाँ प्रकृति ने स्वयं समृद्धि और संपन्नता को ऐसे वितरित किया जैसे कोई रत्न खचित प्रतिमूर्ति हो। आरंभ से ही हमारी संस्कृति किसी भी धर्म से हमेशा परे रही है, क्योंकि हमने खुद जीना सीखा है और दूसरों को जीने देना। यही हमारी विचारधारा का, सभ्यता का, संस्कृति का मूलभूत आधार है, और इन्हीं आधारों पर धर्म का जन्म हुआ। परंतु कालांतर में प्रभावी वर्ग ने धर्म को शनैः शनैः इतनी प्रमुखता दे दी कि हम धर्म के जन्म के मूल कारण को ही विस्मृत कर बैठे, और परिणाम ये निकला कि समाज संस्कृति और मूल्यों द्वारा अपने संचालन को खो बैठा और धर्म से संचालित होने लगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धर्म ने सामाजिक व्यवस्था को जो स्वरूप दिया उसमें जाति, वर्ग और अन्य विभाजन भी आते हैं। अब धर्म से संचालित होने के कारण हमारे जीवन में इन्हीं घटकों ने प्रधानता प्राप्त की, और इस प्रधानता का लाभ धीरे धीरे शासन करने वाले लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। समय है अब जागने का
कि हम अपनी व्यवस्था के समस्त अंगों जैसे धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, स्थानीयता आदि को उनके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुरूप पुनर्स्थापित करें, अन्यथा इनके विसंगत जाल में धंसते ही जाएंगे और मानवता को स्वयं समाप्ति की ओर भेजते रहेंगे। ध्यान देने की बात है कि मानवता का अंत ही हमारा भी अंत होगा। जिन्हें इतिहास की जानकारी है वे निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक पटल से परिचित होंगे जिस पर कई संरचनाओं के बनने और टूटने की कहानी है, अपने उद्भव, विकास और पतन के कारणों और प्रभावों के साथ। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रत्येक पतन के कारण घटनाओं के आधार पर पृथक पृथक हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य और कारण पृथक नहीं हैं। इनमें निरंतर सजातीयता है, फिर भी परिस्थितियां बार बार इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ जाती हैं। ये यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रत्येक पतन के कारण घटनाओं के आधार पर पृथक हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य और कारण पृथक नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी समाज का पतन हुआ है तो उस पतन के जो कारण होंगे मूलभूत, आप देखेंगे तो कारणों में लगभग समानता ही रहती है। जब समाज के पतन की बात कर रहे हैं, किसी सभ्यता या संस्कृति के पतन की बात नहीं कर रहे हैं, तो और कारण कुछ नहीं, यही होता है कि जब शोषण अधिक बढ़ जाता है, तो शोषण जब बढ़ने लगता है तो समाज जो है वो सुधार करने की ओर धीरे धीरे प्रयास करने लगता है। तो यही पे ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक पतन के कारण घटनाओं के आधार पर पृथक हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य और कारण पृथक नहीं है। इनमें निरंतर सजातीयता है, फिर भी परिस्थितियाँ बार बार इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितनी राजसत्ताएँ थीं, उन सारी राजसत्ताओं को जनता ने कहीं ना कहीं उखाड़ के फेंका, चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे भारत में ऐसा कोई शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश हुकूमत रही हो। तो ऐसा कोई भी शासन जिसने जो है तानाशाही का रूप अपनाया, तो ऐसे शासन को जनता ने क्रांतियों के द्वारा या आंदोलनों के द्वारा अंततोगत्वा समाप्त ही कर दिया। तो इस तरीके से उद्देश्य और कारण जो है वो कभी भी व्यवस्थाओं के पतन के अलग नहीं रहे हैं, एक जैसे ही रहे हैं। तो यही आगे देखते हैं कि इनमें निरंतर सजातीयता है, फिर भी परिस्थितियां बार बार इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ जाती हैं और परिणति होती है पुनः एक प्रलयंकर परिवर्तन की। ये चर्चा इंगित करती है कि कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण में और निर्मित व्यवस्था के संचालन में त्रुटि अनिवार्य रूप से दोहराई जा रही है। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि इस त्रुटि को ढूंढकर ऐसे सुधारा जाए कि इसकी बारंबारता समाप्त हो? इस परिघटना का दोहराया जाना हमारे सुधारकों के पूज्य प्रयासों का अपमान सा प्रतीत होता है। आवश्यक है कि भारतवर्ष के संबंध में इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को समझने हेतु इसके विद्वानों द्वारा लिखित राजनीतिक विकास की कहानी पर न्यूनतम एक दृष्टिपात किया जाए। प्राक ऐतिहासिक काल से हड़प्पा सभ्यता के पतन तक का एक खंड, पुनः ग्रामीण वैदिक व्यवस्था से महाजनपदों के उदय के पूर्व तक दूसरा खंड, इनके उदय से लेकर राजतंत्र की गहराई नींव का तीसरा खंड और राजतंत्रों के पारस्परिक स्वार्थपूर्ण विस्तार की कहानी रूपी चौथा खंड, इसके बाद वैश्विक राजनीतिक राजतांत्रिक परिदृश्य की चपेट में आना और बहुधार्मिक होने की ओर बढ़ना और धर्म विशेष के शासन का लगभग 800 से अधिक वर्षों का अनुभव और अंत में आधुनिकता और धर्म के एक सम्मिलित स्वरूप ब्रिटिश शासन से भारतीय संस्कृति का पराभव होने का खंड, इसके पश्चात अपने शोषण को पराकाष्ठा पर पहुंचा देख उसके विरोध में जन्मे स्वतंत्रता आंदोलन से स्वराज की स्थापना तक का एक कालखंड और फिर लगभग 1 सहस्त्र वर्षों के उपरांत पुनः शासन प्राप्त करके अपने स्वराज को गढ़ने, सजाने और संवारने का वर्तमान खंड, जिसमें हम सभी भौतिक उपस्थिति के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान कर रहे हैं। इस पूरे 4500 वर्षों के कालखंड में हम जहाँ से भी गुजरे हैं उसमें कभी सराहना, कभी प्रशंसा, कभी अट्टहास, कभी निंदा, कभी भर्त्सना, कभी रोदन, कभी विलाप, कभी अश्रुपात, कभी रक्तपात, कभी चिंतन, कभी मनन, कभी उत्थान, कभी पतन और अन्य भी बहुत से पहलू शामिल हैं। कुछ हमने जोड़ा, कुछ हमने छोड़ा और कुछ हमने तोड़ा। हमने जो सीखने के लिए 4500 वर्षों का और अनगिनत पीढ़ियों का मूल्य चुकाया है, हमारा दायित्व ही नहीं वरन अनिवार्य कर्तव्य है कि हम पुनः कोई मूल्य वैसी ही ऐतिहासिक त्रुटि के लिए न चुकाएं, क्योंकि ऐतिहासिक त्रुटियां जीवन नहीं पीढ़ियां मांगती हैं, भविष्य के सुनहरे होने का बलिदान ले लेती हैं और हमें उस अंधकार में जाना होता है जिससे निर्गत होने में शत वर्षों का समय लगता है। अतः अत्यंत आवश्यक है कि समय रहते पुनर्जागरण होना चाहिए। इसीलिए अनिवार्य है कि उच्चतम स्तर पर होने वाली गतिविधियों के अंतिम प्रभाव की स्वयं तक पहुंच को समझें और तदर्थ उस पर प्रतिक्रिया अवश्य करें, अन्यथा आज की आवश्यकता कल का बोझ भी बन सकती है।
देखिए, आज तो ये आर्टिकल हमने पढ़ दिया, बहुत हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। अभी आप लोग सुनिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सप्लेन्ड वे में जो है आर्टिकल का डिस्कशन चाहिए तो आप बताइएगा, तो फिर हम जो है एक्सप्लेन्ड वे में भी इसको आगे करेंगे। अभी आप लोग एक बार सुन करके पहले फीडबैक दीजिएगा कि ये आप लोगों की जो परीक्षा है, जो लेखन की तैयारी है, या फिर आपकी जो समझ है, वैचारिक स्तर है, इसको बढ़ाने में किस सीमा तक सहायक है। तो जैसा आप लोग आगे निर्देश करेंगे तो वैसा ही जो है आपकी मतलब सहजता के अनुरूप जो है मैं आगे इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। और लगे रहिए, छोटे छोटे प्रयासों को कभी मत छोड़िए। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत नुकसान भी पहुंचाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ही आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।